रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव आप देख रहे हैं। हमारे इर्द गिर्द समस्या गंभीर हो रही है, हालात ख़राब हो रहे हैं और साथ कहीं पर थोड़ी सी उम्मीद भी बनते हुए नज़र आ रही है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान सऊदी अरब की तरफ रवां दवां है। इससे पहले ईरान के सदर से उनकी बातचीत हुई है। कहा जा रहा है कि कहीं से कोई रास्ता निकालने की कोशिश है, लेकिन अगर आप डोनाल्ड ट्रंप की हरकतें देखें, जो आज हम आपको एक वीडियो में भी दिखाएंगे, तो वो एक तरफ से डांस करता हुआ आपको नज़र आ रहा है, दूसरी तरफ से वो बता रहा है कि मैं इसको 4 हफ्ते में ख़त्म करूँगा, तीसरी तरफ से आपको बता रहा है कि मैंने जंग जीत ली है। साथ ये भी कह रहा है कि किसी सूरत में ईरान को आबनाए हुर्मुज़ पर कब्ज़ा करने की इजाज़त नहीं देंगे। ईरान की तरफ से जो सिग्नल आए हैं वो बहुत सख्त किस्म के सिग्नल हैं। उनके नए सुप्रीम लीडर ने जो बयान जारी किया है उससे वाज़ेह है कि वो किसी तौर अमेरिका की बात नहीं मानेंगे। इस वक्त जो सूरत हाल आपके सामने मैं रख रहा हूँ, आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर से जो फसाद डेवलप हुआ है, उसने समुद्री तिजारत वहाँ से जो होती है उसमें 97% कमी आ चुकी है। अगर सुपर टैंकर को वहाँ से तेल लेकर गुजरना था तो उसका किराया दुगना हो गया है, $4 लाख तक हो गया है। बहरी इंश्योरेंस में कमी के बायस शिपिंग कंपनियों का रास्ता इस्तेमाल करने से हिचकिचाहट का शिकार है। बैनुल-अक़वामी इदारों का मानना यह है कि तवानाई और खाद महंगी होने से आलमी महंगाई और खुराक का ख़तरा बढ़ने का इम्कान है। अगर आप चीन को ही सिर्फ ले लें तो आपको पता चलेगा कि चीन की तकरीबन आधी तेल और दरामदात और 1/3 LNG खलीज से आती है। चीन को आलमी बहरी रस्तों का तहफ़्फ़ुज़ भी दरकार है। इस सिलसिले में अगर ये मामला थमा नहीं तो उसको कोई फ़ौज को भी मुतहर्रिक करना पड़ेगा। जो तवील मुद्दत असरात हैं उसमें महंगी इंश्योरेंस के अलावा कशीदगी का ख़तरा, इत्तेहादों की नई बुनत और तवानाई के मार्केट पर गहरे असरात डाल सकती हैं। ये तमाम डेवलपमेंट्स हम रिसीविंग एंड पे हैं, मीडिएट भी कर रहे हैं, रिसीविंग एंड पे हैं। और हमने कल पेट्रोल की प्राइसेस को दोबारा रिव्यू करना है। इससे पहले 55 रुपये जब इजाफा हुआ तो हाहाकार मची। हुकूमत ने उसकी वजाहतें तो बड़ी थी, लेकिन ज़ाहिर है तनकीद का सामना करना पड़ा। और आपने जो महंगाई का तूफ़ान है अपने टेबल्स के ऊपर देखा होगा, हर सहरी में आप महसूस करते होंगे, हर अफ्तारी में आप महसूस करते होंगे। तो वज़ीर आज़म साहब वहाँ पर क्या करने गए हैं? कोई रास्ता निकालने गए हैं? मज़ीद मुफ्त तेल लेना है, हमने रोल ओवर करवाना है? बिलाल अज़हर कियानी साहब हमारे पास मौजूद हैं, वज़ीर मुमलिकत ख़जाना और रेलवेज़। आपका बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, इसी प्रोग्राम में हम आपको वाशिंगटन लिए चलेंगे, जहाँ से ट्रंप की अजीबोगरीब हरकत को हम डिसाइफर करने की कोशिश करेंगे। ईरान को समझने की कोशिश करेंगे कि तमाम हमलों के बावजूद ईरान के पास क्या ऐसी स्ट्रेटजी है कि उसका ख्याल है कि 1 लीटर पेट्रोल और गैस वो नहीं गुजरने देगा आबनाए हुर्मुज़ से और इसको तवील मुद्दत जंग में तब्दील करेगा। हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर कामरान बुखारी। साथ साथ इस तमाम घड़मस के अंदर IMF ने भी यहाँ पर एक रिव्यू किया। हमारा ख्याल था कि कल वो रिव्यू कंप्लीट होके हमारे लिए मामला तय हो जाएंगे, लेकिन वो नहीं हो पाया। पता चला कि FBR ने अपने बहुत सारे टारगेट्स मिस कर दिए हैं। शहबाज राना हमें ज्वाइन कर रहे होंगे। और एक ट्वीट है जो आज इमरान खान की आंख का मसला भी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी ये पिटीशन रिजेक्ट कर दी कि आपको इमरान खान को किसी हॉस्पिटल में दाखिल कराना है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस पिटीशन की रिजेक्शन में उनकी हमशीरा अलीमा का बड़ा किरदार है, जो अपने ही वकला के खिलाफ आर्गूमेंट दे रही थी अदालत के सामने, जिसकी वजह से मामला लट गया। बिलाल साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। वज़ीर आज़म सऊदी अरब गए, क्यों गए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साहब, बहुत शुक्रिया जी शो में दावत देने का। देखिए जी, आज आपने देखा है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से भी और फॉरेन ऑफिस से भी आज इसके हवाले से तफसीलात दी गई हैं। बुनियादी तौर पे तो जी जो ब्रॉडर पाकिस्तान की एक एफर्ट है कि इस खित्ते के अंदर जो बदकिस्मती से भी जंग का शिकार है, हमारे हमसाय ममालिक हैं, हमारे बरादर मुसलमान ममालिक हैं, इस्लामी ममालिक हैं, तो उसके अंदर जो भी हम अपना किरदार अदा कर सकते हैं फॉर द सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज़, ताकि जो कार्ड्स हैं आपके वज़ीर से मुलाकात हुई इनके जाने से पहले? जी तो देखिए हमारे पास कार्ड्स हैं कोई? नहीं, देखिए आपने देखा है कार्ड्स के हवाले से, देखिए एक हमारा जो सफारती महाज पर एक हमारा वज़न बढ़ा है पिछले साल डेढ़ में। आपने देखा है कि उसके नतीजे में हमारा सारे अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर से बशमूल ईरान और गल्फ ममालिक, सऊदी अरेबिया, UAE, कतर, सबके साथ हमारे सफारती महाज पर ताल्लुक। प्रॉब्लम क्योंकि दोनों सारे आपस में लड़ रहे हैं। जी तो देखिए हम अपना सारे दोस्त लड़ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ सदर ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान के साथ और आज हिज़ रॉयल हाइनेस मोहम्मद बिन सलमान के साथ
प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात है। तो इसके अलावा भी आपने देखा कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब की अरागची साहब से, जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, दीगर दफ़ा गुफ्तगू हुई सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर के साथ, बहरीन, कुवैत, यूएई, पाकिस्तान और मल्टीपल टाइम्स कि हम अपना किरदार अदा करें जो हम कर सकते हैं। तो इसके अंदर कोर इंटरेस्टेशन ऑफ हॉस्टेज, मतलब आपने ये तमाम मामले को नीचे लेके आना है, इसको किसी ना किसी बनने लगाना, यही करना है ना? जी जी जी, देखिए, क्योंकि देखिए इसमें जो हम अपना किरदार अदा कर सकते हैं और हम यही कर रहे हैं। देखिए, हमने आपने देखा कि ईरान पर जो हमला हुआ उसकी भी मजम्मत की हमने। जो गल्फ ममालिक पे यकीनन वो भी हमारे बरादर ममालिक है, वहां पर भी अगर हमला होता है तो ये मखमसा हमें सिक्योरिटी काउंसिल में नजर आया जब हमने 2 मुतज़ाद रेजोल्यूशंस को सपोर्ट किया। लेकिन वो सही बात है, हमारी अपनी पोजीशन है। चीन और रूस ने भी जो गल्फ ममालिक के ऊपर मामलात हैं उसको वीटो नहीं किया, एब्सटेन किया उन्होंने। वापस आई है इसके ऊपर, लेकिन जंग तो ट्रंप की तरफ से चल रही है। जी देखिए, तो ये सिफारती कोशिशें जो हैं ये ट्रंप तक पैगाम पहुंचाने का मेरा ख्याल है जी, मेरा ख्याल है सारे जो फरीकैन हैं वो इस बात को समझते हैं, क्योंकि ये इस जंग के जो असरात हैं ना जी, मेरे ख्याल से कोई दुनिया में मुल्क कभी इससे बचा हुआ नहीं है उसके असरात से। कोई ज़्यादा मुतासर हो रहा है, कोई कम मुतासर हो रहा है। मुआशी असरात, जो क्योंकि एक ग्लोबल एनर्जी का एक हब है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज और ये दीगर जो गल्फ ममालिक हैं, उसके असरात पूरी दुनिया को असर कर रहे हैं। और उसके अलावा जो ह्यूमन लॉस है एक पूरे खित्ते में दीगर ममालिक के अंदर, जब रोज़ाना बम गिर रहे हों या जाने जा रही हों या नुकसान हो रहा हो, तो ये किसी के लिए भी एक अच्छा। लेकिन ट्रंप इसरार कर रहा है कि मैंने उसको चलाना है, 4 हफ्ते चलाना है, 6 हफ्ते चलाना है। मैं ज़रा एक रियलिस्टिक सेंस डेवलप करना चाहता हूँ, क्योंकि आप प्लग्ड इन हेड और काबीना के अंदर ये बातें होती हैं। मैं रियलिस्टिक सेंस डेवलप करना चाहता हूँ कि क्या वाकईतन, क्योंकि लोगों की तवक्कुआत बड़ी हो जाती है कि प्राइम मिनिस्टर उससे बात कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर उधर जा रहा है, फिर हम भी कहते हैं हमारा बड़ा सफारती वजन है। तवक्कुआत ये है जी कि कुछ होने वाला है। ट्रंप से अगर जब हम सुनते हैं उसकी बातें, मुकम्मल मैडनेस है। आई बी वेरी ऑनेस्ट तलत साहब, given that I am representing government here, I want to be very careful in what I say, and I will make no qualms about that. मगर देखिए बात ये कि आई थिंक मैं इतना कहना आई थिंक सफिशेंट होगा कि जब 2 पार्टीज जंग में हों तो हर किस्म की मैसेजिंग उसके अंदर चलती है। हम उम्मीद करते हैं कि ये वन वे और अनदर बैकडोर डिप्लोमेसी से, हमारे हिस्सा डालने से और ममालिक के किरदार अदा करने से जंग इसकी सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज़ हो जाएगी। क्योंकि आई थिंक सबको अब शायद अंदर तो अंदाज़ा हो रहा है कि इसका फ़ायदा किसी को नहीं है। ये एक सबके लिए ओवरऑल एक नेगेटिव सिनारियो है जिसमें नुकसान होगा। तो देखिए, बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं जी कि हमारे किरदार से या अदरवाइज ये होगा। बाकी जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, देखिए अंदरूनी हवाले से हमने वी हैव टू बी रेडी फॉर ऑल इवेंचुअलिटीज कि ये जंग के जंग वर्स्ट केस सिनेरियो बताएं जरा। लेट्स सिनेरियो नंबर 1, हालात बहुत ख़राब है, वो मान नहीं रहा, जंग चल रही है, अब वो सितंबर तक चलती है, अक्टूबर नवंबर में उसके मिड्स आने ना, तो उससे पहले उसे जंग ख़त्म नहीं करनी, चलाता रहेगा। हालात ख़राब हो जाते हैं, जिस तरह वो रेवोल्यूशनरी गार्ड वाले कह रहे हैं ईरान के कि $200 पर बैरल के ऊपर अगर आप ज़िंदगी गुजार सकते हैं तो गुजार के देख लें। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है जी? देखिए, यकीनन आई मीन इस तरह की हमारे पे क्या असरात होंगे? नहीं, हमारे पे असरात जी बिल्कुल। देखिए, हम एक ऑयल इंपोर्टिंग मुल्क हैं दीगर और ममालिक की तरह, और हमारे लिए यकीनन एक चैलेंज है जब हमारे क्रूड ऑयल, हमारा डीजल, पेट्रोल या बिलखुसूस पेट्रोल, क्योंकि प्राइमरली हम वो इंपोर्ट करते हैं, डीजल का भी कुछ हिस्सा करते हैं, क्रूड ऑयल हम मेजॉरिटी इंपोर्ट करते हैं, तो हमारे ऊपर और ज़र मुबादला के ज़खायर पर भी और हमारे ऊपर उसकी कीमत का भी एक असर आता है। तो यकीनन हमारे लिए भी और दीगर और मेजॉरिटी ममालिक, ऑयल इंपोर्टिंग ममालिक होते हैं, उन सब पे एक इसका असर आता है। मगर हमने उसके अंदर देखिए, आपने देखा कि जंग अभी शुरू ही हुई थी तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने फ़ौरन नोटिस लिया, एक कमेटी बनाई मल्टी मिनिस्ट्रियल, जो उस दिन से रोज़ाना मिल रही है, जिसने पहले दिन से ये इंश्योर किया है कि हम अपने स्टॉक्स का भी जायज़ा लें, हमने दुनिया में जहाँ से कार्गोज लेने हैं उसका भी जायज़ा लें, अगर हमारे कार्गो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से रुक गए कहीं और से लाने, उसका भी आज से और क्या मुतबादला है हमारा? नहीं, देखिए, और जिस तरह अब हम याम्बू से, आप सऊदी अरेबिया से अब हम कोशिश कर रहे हैं कि क्रूड ऑयल भी आए, डीजल भी आए, जो डीजल आमतौर पे कुवैत से आता था, ये एक मिसाल है। गैस आपकी कतर से कार्गोज आते थे, अगर वो रुक गए हैं तो हमने जो लोकल हमारे डोमेस्टिक वेल हेड्स हैं जो गैस के, उनको जो बंद थे उनको खोला है। बकिया जो गैप है बीच में, वो हम देख रहे हैं कि कहाँ पर हमने डिमांड कर्टेलमेंट करनी है ताकि हम उसको मैनेज करें। और इसको हमने, अगर हफ्ते ये जंग चलती है तब क्या करना है, 2 हफ्ते क्या चलना है होता है तब क्या करना है। आज भी उस कमेटी का इजलास हुआ, कल भी हुआ था, कल फिर होगा। रोजाना की बुनियाद के ऊपर मकसद ये है कि जो पाकिस्तान की एनर्जी नीड्स हैं, चाहे वो डीजल की है, पेट्रोल की है, क्रूड ऑयल की है, LPG की है, इन सब की हमने फरामी को यकीनी बनाना है ताकि मुल्क में किल्लत ना हो। और ये आप तवील मुद्दत जंग की बात कर रहे हैं, उस हवाले से हमारी तैयारी पक्की ना, 3 महीने की आप बात कर रहे हैं? नहीं, देखिए, अभी तो जी देखिए, अभी हम इंश्योर कर रहे हैं कि हमारे पास कार्गोज आते हैं, जो हमारे पास एक कुशन है डेज का, वो बरकरार रहे। कार्गोज एक्सपेंसिव हुए? जी, कार्गोज देखिए बिल्कुल उसके अंदर एक कीमत में तो इजाफा हुआ है।
और भी कोशिश कर रहे हैं कि देखिए सबसे पहले तो चीज़ ये है कि कार्गोज हमें मिले और यकीनन फिर जितनी कम कीमत पे हो सके वो मिले। और ये इन सब चीज़ों का जायज़ा देखिए, अब कुछ कार्गोज बुक किए भी हैं, कुछ पहुंच भी गए हैं, कुछ आगे रास्ते में हैं। तो कितने हफ्तों का कैलेंडर हमने बनाया है अभी? नहीं देखिए, अभी हम रोज़ाना की बुनियाद पर बिकॉज यू सी रोज़ाना की बुनियाद पर कार्गोज बुक भी हो रहे हैं या उनके लिए एफर्ट्स भी हो रही हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर हम देख रहे हैं कि सारी फ्यूल प्रोडक्ट्स के अंदर कितना स्टॉक मौजूद है, अभी तक तसल्ली बख्श है। और आगे भी हम रोज़ाना की बुनियाद पर दुनिया के दीगर हिस्सों में, जिनकी चंद मिसालें मैंने आपको दी हैं, उनके साथ हम एंगेज रहेंगे ताकि हम फराहमी को यकीनी बनाएं। यकसर फोकस्ड है इस मामले के, क्योंकि आपको ज़ाहिर अंदाजा जी होगा। प्राइम मिनिस्टर भी फोकस्ड है जी। और अगर इसको छक्का लग गया तो फिर मामला नहीं। और आपने देखा है कि कुछ और ममालिक में जहां पे अभी से सप्लाईज अंडर स्ट्रेस आई हैं, वहां पे किस तरह की बदअमनी और किस तरह के मसाइल पैदा हुए हैं और किस तरह का पैनिक हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक आपने देखा है कि जहां तक पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी का मामला है, आपने देखा कि किसी भी किस्म की आपको कहीं शॉर्टेज इस तरह की बात नहीं महसूस हुई होगी। और इंशाल्लाह इसी तरीके से जी आगे फॉर द कल आपने दोबारा कीमतों का रिव्यू करना है? जी बिल्कुल, वीकली मसनूआत। अब कितनी बढ़ानी? नहीं देखिए, इस हवाले से तलत साहब, एक तो जी आप जानते हैं कि तेल की कीमतों का या पेट्रोल और डीजल की कीमतों का तयन हम एक इंटरनेशनल इंडेक्स के मुताबिक करते हैं जो कि प्लैट्स कहलाता है। मगर बुनियादी बात यह है कि आपको याद है कि 2 दिन कबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने कौम से खिताब किया और उसमें उन्होंने कहा था कि अगर इस दफ़ा बैन अवी कीमतों के नतीजे में इजाफा बनता भी हुआ तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि आवाम को उसके इस बार तो आप नहीं बढ़ा रहे? नहीं देखिए, इंशाल्लाह मैं अगेन मैंने आपके सामने, आप लाइव में बैठे हो, बता दें, इतनी बड़ी खबर आप लोगों को दे रहे हैं, लोग देख रहे हैं आपकी तरफ। मैंने आपके सामने 2 दिन कबल प्राइम मिनिस्टर साहब के अल्फाज को दोहराया और इंशाल्लाह देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब हमेशा अपना वादा पूरा करते हैं और आप इंशाल्लाह वो हमारी तरफ से जो एफर्ट है हमारी हुकूमत की तरफ से, कल इंशाल्लाह जो भी चीज़ होगी वो आवाम के सामने पेश हो जाएगी। 5 दिनों की कीमतों के ऊपर इंटरनेशनल प्राइसेस की इस हफ्ते तयन होना था, आपके पास आज 4 दिन उसके गुजर गए। वो प्लैट्स की जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, सोमवार, मंगल, बुध और जुमेरात। कल जुम्मे की कीमत शाम तक आ जाती है, फिर आपके पास ओवरऑल। लेकिन अभी तो ट्रेंड तो ऊपर जाने का ही। जी बिल्कुल, ये आपकी बात दुरुस्त है और काफ़ी ज़्यादा है जी। तो इंशाल्लाह जैसे कि मैंने आपसे कहा, आई डोंट वांट टू प्रीमेच्योरली से एनीथिंग, जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बात की है, इंशाल्लाह उन्होंने भी आप जानते हैं सोच समझ के किया, एंड ही ऑलवेज स्पीक्स रिस्पॉन्सिबली। आपके पास कोई ना कोई तो थ्रेशोल्ड होगा कि यार अगर इससे ऊपर गए तो फिर हमें हर हाल में रिव्यू में प्राइसेस बढ़ानी पड़ेंगी। वो क्या है? कितने डॉलर के? नहीं, कुछ ना कुछ तो मैथ साहब ने किया। तो मैथ देखिए जी, हम चाहते हैं कि इन हालात के अंदर अपनी मुआशी इस्तेहकाम की भी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, मगर हम ये समझते हैं, हम ये जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद अपनी तकरीर में इस बात का इजहार राय किया कि हम ये जानते हैं कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं ये ज़्यादा हैं, मतलब कि ये बोझ, मगर ये आजकल अब हमने इन हालात के अंदर ये भी इंश्योर करना है कि ऑयल सप्लाईज ख़त्म ना हो। सबसे बुनियादी हमारी तरजीह ये है कि इस जंगी हालात में, गैर मामूली आलमी हालात के अंदर आपके मुल्क में तेल की किल्लत ना हो। वो सप्लाई चेन को मेंटेन करना ज़रूरी है, मगर साथ साथ हमें इस बात का इदराक है कि इसका बोझ जो है उसका कुव्वत खरीद पर हर पाकिस्तानी के पड़ता है। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए कल जो भी हुकूमत के बस में होगा, अगर वो इजाफा ही बना तो हुकूमत हर मुमकिन कोशिश करेगी, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, कि हम अपने पाकिस्तानी बहनों भाइयों को, बुजुर्गों को, बच्चों को उसके असरात से बचाएं इंशाल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया नाज़रीन, प्रोग्राम हमारा जारी। प्रोग्राम में खुशामदीद नाजरीन। अभी वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल ज़रकियानी में बता रहे थे कि कल जब रिव्यू होगा तो मुमकिन है कि वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक पेट्रोल की प्राइसेस में इजाफा ना किया जाए। उन्होंने ये कहा नहीं है, लेकिन बैन सतूर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमें अब ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर कामरान बुखारी, माहिर है बैनुल अक़वामी अमूर के, सीनियर डायरेक्टर न्यू लायंस इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी इन वाशिंगटन। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मैं देख रहा हूँ आप गाड़ी में बैठे हुए हैं और ड्राइव कर रहे हैं। ये पेट्रोल पे है ये बैटरी वाली गाड़ी है? ये पेट्रोल की है जी। तो पेट्रोल की प्राइसेस के ऊपर गई हैं आजकल? तो हम ग्रीटिंग्स में यही पूछते हैं कि पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर गई हैं या नहीं पूछते? जी गई हैं, लेकिन विद इन सॉर्ट ऑफ वो टॉलरेबल पैरामीटर्स। टॉलरेबल पैरामीटर्स, अच्छा, ये टॉलरेबल पैरामीटर्स जो है वो ईरान की तरफ से तो उनका इसरार है कि तब्दील हो जाएंगे, क्योंकि जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है उसका बयान आपने देखा होगा कि आपको अगर $200 पर बैरल कबूल है तो लेट इट बी। तो आपको लगता है कि जो ईरान की स्ट्रेटजी है अब उसके अंदर ताकत के इस्तेमाल से हटके ये जो स्क्वीज़ है बैनुल-अक़वामी मईशत की, उसके ऊपर उनकी तवज्जो ज़्यादा है?
जी, उनकी स्ट्रेटजी यही है कि वो जो पेन है इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल, खास तौर पे एनर्जी रिलेटेड, उसको जो है ना बढ़ाएं, और दूसरी तरफ के जो अपना मुखालफीन है उनके पास तदारक के क्या, तो आई थिंक के मतलब कंटेंड रहेगा, क्योंकि देखें डिप्लीट हो रही हैं इनकी भी कैपेबिलिटी, कॉन्स्टेंटली अंडर अटैक, इनकी फैक्ट्रीज, इनके लॉन्चर्स, इनके स्टॉक पाइल्स, तो वो कॉन्स्टेंटली अंडर अटैक है। जाहिर है वो जवाबी कार्रवाई करेंगे, लेकिन इट कैनॉट गो ऑन फॉर एवर। अच्छा, अब वो जो आबनाए हुर्मुज़ है उसको उन्होंने गले से पकड़ लिया है। आपके ख्याल में उनके पास ये सलाहियत है कि तवीलुल मुद्दत या 3-4 महीने तक वो ये काम जारी रखें? नहीं, ये इतना 3-4 महीने तो सदर डोनाल्ड ट्रंप के पास हैं भी नहीं, ये हफ्तों की बात है। ये ज्यादा ज्यादा महीना खिंचेगा मेरे अंदाजे के मुताबिक। अगेन यू नो, ऑल थिंग्स बीइंग इक्वल, लेकिन महीनों की बात नहीं हो सकती। देखें, ये अगर ये इसको बंद रखेंगे ना, तो दे रिस्क इनकरिंग ग्रेटर अमेरिकन एयर स्ट्राइक्स, इंटेंसिटी ज्यादा होगी। अभी तक जो है वो अमेरिका ने वो जिसको हम कहते हैं हाथ हौला रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि किसी भी अस्करी कार्रवाई के नतीजे में रजीम जो है पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाए, क्योंकि उन्होंने किसी से डील बनानी है। लेकिन अगर उनको ये नजर आएगा कि ये डील पे आमादा नहीं हो रहे और जो पॉलिटिकल क्लॉक है प्रेसिडेंट की वो टिक हो रही है, तो देन दे गोना टेक ऑफ द ग्लव्स। तो टेक ऑफ द ग्लव्स करके क्या करेंगे? बेसिकली जो है वो फिर परवाह नहीं करेंगे कि कोई रेजीम बचती है या नहीं बचती। मतलब इस वक्त वो आईआरजीसी को डिग्रेड कर रहे हैं, लेकिन आईआरजीसी को खत्म नहीं करना चाह रहे, क्योंकि बात करनी है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कई दफा अपने बयानात में भी कहा है कि भाई आप स्टैंड डाउन करें और आपसे फिर बात होगी। लेकिन अगर वो नहीं आमादा होंगे, जैसे पहले नहीं कर रहे थे, बातचीत चल रही थी स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर और अब्बास अरगची साहब की जो उनके वजीर खारजा हैं, लेकिन वो नहीं मान रहे थे, तो फिर कार्रवाई करनी पड़ी। पिछले जून में भी की, अब दोबारा करनी पड़ी। तो आई थिंक कि ये इसको कहते हैं पेन प्रेशर को आप इंक्रीज करें। अमेरिका के पास वो पेन इन्फ्लिक्ट करने का जो जरिया है वो ज्यादा है और ईरान के पास कम है। ये एक हकीकत है जिसको मैं समझता हूँ ईरानी बखूबी जानते हैं। वो बयानात जो है वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन जो एक रियल पॉलिटिक की जो पर्सपेक्टिव है वो उससे बिल्कुल वो अपना उन्होंने आंखें नहीं मोड़ ली, उनको भी अपनी हकीकत का पता है। लेकिन आज जो बयान आया मुज्तबा खामनेई की तरफ से, वो तो बड़ा स्ट्रॉन्ग बयान है। वो तो इनकरेज कर रहे हैं, बल्कि हिदायत जारी कर रहे हैं। इनकरेज क्या करना, हिदायत जारी कर रहे हैं कि शोहदा का उनका बदला लेना और आबनाए हुर्मुज़ को बंद रखना अब ये हमारी पॉलिसी का पैरामीटर है। तो वो तो, और आपको पिज़िश्कीन जैसे जो लोग हैं जो अमूमन मिडल ऑफ द रोड अप्रोच लिया करते थे, वो भी वही लाइन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। तो फ़िलहाल तो वो निज़ाम खड़ा है और इसरार कर रहा है कि ऑफ रैंप हम आपको अगर ऑफ़र करेंगे तो आपको हमारी टर्म्स पे करना होगा। तो वो तो यही कहेंगे ना, तो उन्होंने और क्या कहना है। इसके अलावा अगर वो कुछ कहेंगे तो फिर वो एक अननेचुरल सी बात होगी। ये जाहिर है उन पे हमला हुआ है। मुज्तबा खामेनेई, अगर अस्यूमिंग के यूनी का बयान है, क्योंकि उनकी वेयर अबाउट्स का तो किसी को नहीं पता। मतलब ये रजीम ने खुद भी जो है लीक किया है कि हम भाई वो जख्मी हुए थे। अब कितने जख्मी हैं, कहाँ हैं, क्या हालत है, वो पब्लिकली तो सामने नहीं आए ना। तो मेरा अपना मानना है, बल्कि मैंने अभी ट्विटर के ऊपर एक जो है वो एक्स पे एक पोस्ट डाली है जिसमें मैंने यही कहा है कि आई थिंक इट इज क्वाइट पॉसिबल कि जो गार्ड्स हैं, जो आईआरजीसी है, उन्होंने एक तरह से एक डिफैक्टो कूक कर लिया है और हुकूमत जो है वो डे टू डे गवर्नेंस को डील कर रही है, लेकिन जो नेशनल सिक्योरिटी और मिलिट्री जो है ना डिसीजंस हैं वो उन्होंने अपने हाथ में ले लिए हैं। और खामेनेई के बिहाफ पे मोस्ट लाइकली वो लोग जो हैं अपना दे आर राइटिंग दी स्क्रिप्ट्स एंड व्हाट नॉट, क्योंकि अगर वो है मतलब वी नीड टू सी कि हाँ भाई वो कहाँ है, किस हालत में है, क्या वो मतलब खुद से बयान दे सकते हैं, अगर दे सकते हैं तो क्यों नहीं दिया। सो दीज आर ऑल द थिंग्स वी नीड टू फिगर आउट। लेकिन बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुज्तबा खामेनेई साहब जो हैं वो तो रेवोल्यूशनरी गार्ड के ही कैंडिडेट थे, तो उनको हाईजैक करने की क्या जरूरत है? वो तो उन्हीं के कैंडिडेट। आई डोंट नहीं, उनको वो उनके कैंडिडेट नहीं थे, बल्कि हमारे इदारे ने जो है
ये एक मजमून लिखा था कि जिस दिन पहले दिन जो है हमला हुआ था उसके फौरन बाद हमने मजमून लिखा था, और हमारी जो इत्तला थी वो ये थी कि आयतुल्लाह खोमेनी के जो पोते हैं अली खोमेनी वो फेवर्ड हैं, लेकिन ये है कि अब चूंकि जंग हो चुकी है तो वो कैलकुलस शायद डिस्टर्ब हो गया है, तो ही वॉज नॉट नेसेसरली द फेवर्ड। हाँ, कुछ लोग गार्ड्स के अंदर उनके होंगे, गार्ड्स को भी मोनोलिथ लेना बड़ा गलत होगा, उनके अंदर भी तरह तरह की आरा पाई जाती हैं, वो कोई एक मोनोलिथ नहीं है, एक पेज पे नहीं है। और अब तो जंग हो रही है और जंग में आराएं जो है वो ज्यादा तेजी से तब्दील होती हैं क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर आ रहा होता है। तो आई थिंक कि ये जो है मुज्तबा को लाने का जो पूरा सिलसिला है वो यही था कि उनको एक ऐसा बंदा चाहिए था जो उन पे डिपेंडेंट हो, एक पपेट हो जिसको वो चला सकें। अगर कोई और बंदा आएगा वो अपनी मर्जी करने की कोशिश करेगा। सो ये कोई अनहोनी बात नहीं है, जाहिर है मैं एनालिसिस कर रहा हूं, मेरे पास इसके पूरे शवाहिद नहीं है, लेकिन जितने शवाहिद हमारे पास हैं उसकी रोशनी में दिस थिंग मेक सेंस। अच्छा, ये फरमाइएगा कि अब इस वक्त मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि 97% जो आबना हुर्मुज़ बंद हो गया है और जो भी मेजर ऑयल और गैस प्रोड्यूसिंग ममालिक हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर शदीद ज़रब लगी है। हमने इराक़ के ऊपर हमला देखा, सलाला के अंदर हमने ओमान पर देखा, अगरचे ईरान उसको डिसोन कर रहा है। तो ये सिर्फ जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो भी बुरे तरीके से मुतासर हुई है। ईरान के पास अमेरिका को जवाब देने का कोई हो सकता मामला हो ना हो, लेकिन ये वो काम कर सकता है कि एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उसको यरगमाल बना सकता है। वाकईतन क्या डोनाल्ड ट्रंप के पास उतनी स्पेस है जितनी वो क्लेम कर रहा है? देखिए, इसमें बारीकी में जाने की जरूरत है। आज फाइनेंशियल टाइम्स की खबर है कि जो सऊदी अरब और यूएई के पास मुतबादल रास्ता है अपना ऑयल एक्सपोर्ट्स का, वो अपने यम्बू के पोर्ट जो कि रेड सी के ऊपर है, जो पाइपलाइन भी उनके पास है जो उधर से आती है ईस्टर्न प्रोविंस से, शर्किया से, तो उनको पर्शियन गल्फ से नेसेसरली ऑयल एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं। हाँ, उनको थोड़ा बहुत जो है ना महंगा पड़ सकता है, नंबर्स में फर्क आ सकता है, लेकिन आज की फाइनेंशियल टाइम्स की खबर है कि वो ओवर 5 मिलियन बैरल्स पर डे उधर से जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से फुजैरा के थ्रू यूएई जो है बाईपास कर रहा है हुर्मुज को। तो अब ये दो बड़े यही मुल्क हैं, बाकी रह गया कुवैत और इराक। हाँ, कतर को प्रॉब्लम है क्योंकि उनकी एलएनजी का जो है मामला रुका हुआ है, लेकिन ये भी देखें कि सदर डोनाल्ड ट्रंप भी वो इंक्रीमेंटली पेन इंक्रीज कर रहे हैं। वो भी नहीं चाहते, जैसे मैंने अर्ज किया, कि जो है मामलात बिल्कुल वो हाथ से निकल जाएं, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है उन पे दबाव आता है, उनकी भी एक पॉलिटिकल क्लॉक है, कंस्ट्रेंट वो भी हैं, वो ज्यादा देर तक इसको नहीं चलने दे सकते। तो अगर तो वो नहीं डिग्रेड कर पा रहे शॉर्ट टर्म में उनकी रॉकेट मिसाइल और ड्रोन कैपेबिलिटी, तो देन ही कुड एस्केलेट इट फर्दर। इरानियंस को ये पता है कि अमेरिका के पास ऑप्शंस हैं और वो नहीं कर रहा, लेकिन वो उनको भी अपनी लेवरेज बढ़ानी है, अमेरिका को भी बढ़ानी है। दैट्स जस्ट द लॉजिक ऑफ वॉर एंड नेगोशिएशंस। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, डॉक्टर कामरान बुखारी हमसे बात कर रहे थे। उनका ख्याल है कि दोनों तरफ से जो बातें की जा रही हैं वो बयानात की हद तक तो ठीक हैं, लेकिन हो सकता है कि 3-4 हफ्ते में मामला मैक्सिमम तय हो जाए। लेट्स सी हाउ दिस बॉल रोल्स। हमारा प्रोग्राम जारी है, स्टे ट्यून। हम अगले हिस्से में बात करेंगे शहबाज राना से, और एक्सप्रेस ट्रिब्यून के वो सहाफ़ी हैं और IMF के साथ नेगोशिएशंस के अलावा दूसरे माशी मामलात को देख रहे हैं। जंग के अंदर हमारा IMF वाला मामला तो रगड़ा गया, जंग ने रगड़ा या FBR ने रगड़ा, ये उनसे पूछेंगे। नाज़रीन, जंग ने बहुत सारे मामलात को सरकेबल खड़ा कर दिया है। हमारा भी ख्याल था कि IMF की टीम यहाँ पर आएगी, उसके बाद हमें फेवरेबल रिव्यू देगी। IMF की टीम मौजूद थी, आना था उसने, बीच में जंग शुरू हो गई, फिर हमारा रिव्यू चलता रहा और कल हमारा ख्याल था कि रिव्यू फेवरेबली मुकम्मल हो जाएगा और मामला तय पा जाएंगे, वो नहीं हुआ। अब हुकूमती हलकों से हम बात करते हैं तो वो हमें बताते हैं जी कि इसके अंदर जंग ने बड़ा बुरा किरदार अदा किया। जब हम सहाफ़ियों की रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, शहबाज राना साहब जो जय्यद सहाफ़ी हैं मामलात के ऊपर, तो वो हमें कुछ और कहानी बताते हैं। तो पहले तो ये बताइएगा कि मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये वाक़तन IMF को स्कटल किया है, या मुआहदा अभी तक जो नहीं हो सका, हमारा रिव्यू मुकम्मल होने के बाद जंग की वजह से हुआ है क्या?
तलत साहब, अगर जंग वजह होती ना तो IMF फेवरेबल होता है, क्योंकि दुनिया भर में जो इस वक्त सूरत हाल पैदा हो रही है वो ना पाकिस्तान का कसूर है, ना इंडिया का, ना किसी और कंट्री। यू कैन एक्चुअली ब्लेम इट ऑन द वॉर। यू कैन ब्लेम इट ऑन द वॉर फॉर योर इनएफिशिएंसी ना, तो बल्कि उसका आपको डिस्काउंट मिल जाता है। जैसे कोविड जब शुरू हुआ था 2019 में, तो उस वक्त IMF ने आपको डिस्काउंट दिया था, रिव्यू भी उन्होंने आपका करवा लिए, आपको एक्स्ट्रा को $1.5 अरब भी दे दिए थे $1.4 बिलियन कोविड के फंड से। तो वो तो जब अनफोर्सीन इवेंट्स होते हैं तो उसका आपको क्रेडिट मिलता है, उसका आपको पेनलाइज नहीं किया जाता। हमें तो कोई क्रेडिट नहीं मिला, हमारा तो ख्याल था कि वो फटाफट कर देंगे, देखें कितने मुतासर हुए हैं ये। नहीं, आप उसमें आपको साबित करना पड़ता है कि आप मुतासर हुए। मैंने खबर की थी 2 दिन पहले, मेरी खबर ये थी कि हुकूमत ने खुद IMF को बताया है कि जंग के हमारे ऊपर कोई असरात नहीं पड़ रहे, हमारा जो करंट अकाउंट का खसारा अभी भी $2 अरब रहेगा, हमारी महंगाई में जो तेल की कीमतों में इजाफा उसकी वजह से 0.2 से 0.3% इजाफा होगा, हमारी GDP जो पहले हमारा टारगेट था 4.2%, उसमें मामूली कमी से वो 4% तक रहेगी। तो सारी रोजी तो जब उन्होंने देखा कि आप पर कोई असर नहीं होगा तो उन्होंने नहीं तो ना सी फिर। तो मैंने एग्जैक्टली यही खबर की ना कि डिस्पाइट वॉर गवर्नमेंट ने IMF को ये बताया। तो फिर अगले दिन मुझे किसी की कॉल आई कि ये तुमने ऐसे क्यों लिखा, तो मैंने कहा बताएं क्या लिखता। कहते हम ये उनको बताते तो हम तबाह हो गए। वो कहते हैं कि आप और फिर गैर मुल्की फंडिंग लेके आए, अपना करंट अकाउंट का खसारा पूरा है। मैंने कहा आप सच बोला है ना आपने, तो अगर आप ये समझते हैं ये सच है तो फिर आपको कंसेशन नहीं मिलेगी। ये हमारा एक प्रॉब्लम, हम निगोशिएट कैसे। अच्छा, हमारा बहुत सारा मामला जो है ना IMF की तरफ से होता है जी कि आप अपने टैक्स कलेक्शन टारगेट्स पूरे नहीं करते। अब तो हालत ये आ गई है कि FBR की तरफ से आपको भी नोटिस कभी आया कि आपने एडवांस टैक्स देना है? ये नाज़रीन जरा सुन लीजिए, एडवांस टैक्स। मैं सैलरी तनख्वाहदार बंदा हूँ, सबको पता है मेरे भी तनख्वाहदार बंदा हूं। असासे कितने हैं और मेरी तनख्वाह कितनी है, FBR को तो पता होता है। मुझे दिसंबर में एक नजिंग नोटिस आया। नजिंग नोटिस का मतलब ये है कि मुझे FBR की तरफ से एक मैसेज आया कि आप फलां शख्स हैं, आपने एक एडवांस टैक्स देना है। तो मुझे जब नजिंग नोटिस आया, मैंने कहा ये क्या मैसेज, व्हाट्सएप सॉरी आपका ये जो रेगुलर आपका मैसेज आता है। तो मैंने FBR में किसी दोस्त को फ़ोन किया, मैंने कहा यार ये एडवांस टैक्स मांग रहे हैं, दे दूँ? उन्होंने कहा नहीं, हमने सबको भेजें, आपको भी आएगा, इग्नोर करें। अब सबको भेजने का मतलब ये, नंबर 1 FBR ने कोई वर्किंग नहीं की कि किसका टैक्स बनता है किसका नहीं बनता। नंबर 2, हालात इतने बुरे हो गए हैं कि उनको पता है हम किसको भेज रहे हैं। ठीक है, जिधर से भी आप किसी को निचोड़ सकते हैं तो निचोड़ लो। तो नजिंग नोटिस जो होता है वो लीगली बाइंडिंग नहीं होता और आपको एक इंटीमेट किया जाता है। बट तनख्वाहदार तबका, चाहे वो सेक्शन 149 में फॉल कर रहा है, चाहे वो सेक्शन 153 में जो इनकम टैक्स का ऑर्डिनेंस है उसमें फॉल करता है, उसके ऊपर ना एडवांस टैक्स बनता है, ना उसके ऊपर कोई और लायबिलिटी बनती है। ये हमारे लॉज के अंदर जानबूझ के इस तरह के लैकूनाज रखे जाते हैं जिनको इस तरह के बुरे वक्त में डेस्परेशन क्या है फिर? डेस्परेट क्यों है? अहदाफ हासिल नहीं हो रहे। पिछले माली साल में FBR की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि हमारी जो वर्किंग है उसमें यह है कि जो FBR की वर्किंग फोर्स है ये अंडर कैपेसिटी है, इनको सर्विसेज हम पूरी अच्छी नहीं दे रहे, इनके पास गाड़ियाँ नहीं हैं कि ये फील्ड में जा सकें, महसूलात इकट्ठे कर सकें, इनकी तनख्वाहें दूसरों के मुकाबले में बहुत कम है। तो हम इनकी तनख्वाहें अच्छी करेंगे और इनको नई गाड़ियाँ देंगे ताकि रेवेन्यू बेहतर हो। ये पिछले साल की कहानी है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा बिल्कुल ठीक है, आप ले लें, सब कुछ ले लें। 1000 नई गाड़ियाँ FBR के ऑफिसर्स को दी गई पिछले साल खरीद कर। 1300 सीसी की नई गाड़ियाँ, उसका अप्रूवल दिया कैबिनेट ने। उनकी जो FBR के ऑफिसर्स हैं उनकी तनख्वाहों में 100% से लेके 400% इजाफा किया गया। 100 से 400%? ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में कि जी परफॉर्मेंस बेस्ड तनख्वाह जो है वो 25% कम हुई है 12 इनके टैक्सेस की वजह से। इनके टैक्सेस की वजह से। तो परफॉर्मेंस बेस्ड बहुत भी बुरी परफॉर्मेंस है तो आपको 100% इजाफा तो है ही है ना। तो मतलब इसमें ABCD इस तरह की कैटेगरी मिला के तो 100। तो आज सूरत हाल ये है कि बावजूद ये सारी चीज़, उसके बाद इन्होंने फिर और कस्टम्स की पोस्टें भी बनाई, उसके लिए भी पैसा लिया गवर्नमेंट से, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट यानी में भी 15 अरब कम या ज्यादा हो। तो अच्छा सारे राज्य गए, ये सारे पैकेज उन्होंने अच्छा खासा लिया। अच्छा, फिर उसके बाद क्या निकला? नतीजा ये निकलना चाहिए था कि जो इस माली साल का FBR को हदफ मिला था 14,130 अरब रुपए का, उसमें ये जो फरवरी का महीना खत्म हुआ है इसमें जो उनका ओरिजिनल टारगेट था उसके मुकाबले में कुछ 640 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है। और जो इन्होंने पिछले दफा IMF से मिन्नतें करके रिवाइज करवा लिया उसके भी आप देखना, आप फिगर्स के साथ डील करते हैं फिर आप तेजी से बोल जाते हैं। जरा दोबारा दोहराइएगा कि हमारा टारगेट कितना था, ये आप गौर से सुनिएगा। 14,130 अरब का टोटल पूरे साल का टारगेट, 14,130 अरब रुपए, तकरीबन 1.4 ट्रिलियन, 14.1 ट्रिलियन का टारगेट था जो इन्होंने अभी तक इकट्ठा करना था दिसंबर तक। तो कितना 8.7 ट्रिलियन दिसंबर तक, फरवरी तक सॉरी करना था, 8.7 ट्रिलियन करना था। जो एक्चुअल हुआ वो कोई 8,125 अरब रुपए हुआ है।
तो जो इन्होंने पिछले IMF से मुज़ाकरात हुए चंद माह पहले, उसमें इन्होंने कहा था जी बहुत बुरे हालात हो गए हैं, इन्फ्लेशन कम हो गई है, इकॉनमी का मसला है, तो आप इस टारगेट को कम कर दें। FBR ने का जो उस वक्त का जो हदफ था, IMF ने 216 अरब रुपया कम कर दिया ऑन द कंडीशन के बाकी मीट कर लेंगे। 216 अरब कम करने के बाद भी अभी जो फरवरी का हदफ था रिवाइज टारगेट के अगेंस्ट भी कुछ 429 अरब रुपए का फिर शॉर्टफॉल आ गया है। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि कल स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं हुआ। ये रीजन है, वन ऑफ द रीजन, मेन रीजन ये है इसके अंदर। और ये क्यों नहीं वैसे हदफ पूरा कर पा रहे? वैसे अगर हमारे साथ कभी लंगड़ियाल साहब चले तो हम उनको उन जगह पे ले जाते हैं जहां से वो टैक्स इकट्ठा कर सकते हैं। इस्लामाबाद के आप भी ले जा सकते हैं उनको। नहीं, आपके और मेरे साथ आने की जरूरत ही नहीं है। चेयरमैन साहब अपने ऑफिस से निकले, वॉक करते करते ब्लू एरिया चले और ब्लू एरिया की आखिरी शॉप से जाए और वापस वॉक करते हुए आप जाए, तो आपको सेल्स भी अच्छी होगी और पता भी चल जाएगा। हम जगह बता देते हैं, जगह बता देते हैं। सो ये पोटेंशियल है लेकिन कर नहीं पाते, करना चाहते नहीं है। उसकी वजह है, देखिए मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे चेयरमैन FBR की जो इंटेंशन पे कभी भी डाउट नहीं है। हर बंदा तो कॉम्पिटेंट आदमी है, बड़े अच्छे शार्प एंड इंटेलिजेंट है, वो उनकी कोशिश, हर बंदा चाहता है कि मैं अच्छी लेगेसी छोड़ूं। और PM के साथ एक पेज पे, PM के साथ बहुत अच्छे पेज पे हैं, तो मैंने समझता कि कोई भी चाहेगा वो नाकाम हो, लेकिन FBR ऐसे चल नहीं सकता। FBR का सारा निज़ाम चल रहा है आर्म ट्विस्टिंग के ऊपर। एडवांस टैक्स, सैलरी क्लास से ग्रॉस टैक्स ले लिया, मैन्युफैक्चरिंग का जो शोबा है उसकी भी बात करनी चाहिए। सनती शोबे के ऊपर पाकिस्तान में इस वक्त जो टैक्स एवरेज वो 60% है। पिछले दिनों ये जो OICCI है, जो ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान के अंदर जो फॉरेन कंपनीज काम करती है, उनकी एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, उनकी IMF से मीटिंग हुई गालिबन 26 फरवरी को। वन ऑफ द फर्स्ट मीटिंग जो IMF ने कराची में की, तो उसके अंदर IMF को ये बताया गया कोई एक कंपनी, पाकिस्तान में बहुत बड़ा एक बिजनेस ग्रुप है, उसकी एक सब्सिडरी, उसका कोई टर्मिनल का बिजनेस है, उसके ऊपर उन्होंने बताया कि इफेक्टिव इनकम टैक्स रेट 89% है। ये IMF को बताया गया कि मुल्क कैसे चलेगा। आप मुझे बताइए, मेरी तनख्वाह से आपकी तनख्वाह से ले लिया 40% ग्रॉस के ऊपर, मैक्सिमम की बात करें हम, चलो मैं तो मैक्सिमम में नहीं आता, बट मैक्सिमम 40% तनख्वाहदार से ले लिया। आपका जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उससे आपने 60% ले लिया, उसमें एक्सेप्शन भी है जहां से आपने तकरीबन 90% टैक्स ले लिया। तो फिर आपको क्या जरूरत है आप ताजर के पीछे जाए? वो ताजर जो आपको पान मुंह में रखे आपको सुनाता भी आगे से, और हम ऐसा वो कुछ सुनाता जो दोहरा नहीं सकते। आई हैव टू लीव इट देयर। बुनियादी बात यह है कि अपना काम आप ठीक कर लें। बहुत हम टैक्स देते हैं सारे, अब आखिर में ये कलम ही रह गया, ये भी आप हमसे ले लें और हम आपको ये एडवांस में भिजवा देते हैं। लेकिन अगर आपने काम ठीक नहीं किया और हालात ख़राब हुए तो जिम्मेदारी हमें पता है किस तरफ जानी है। जिम्मेदारी कोई कबूल नहीं करता। डोनाल्ड ट्रंप जिसने बदतरीन हालात पैदा किए हैं और सारी दुनिया को सर के बल खड़ा कर दिया है, तबाही है, वो डांस कर रहा है इस वीडियो के अंदर, और साथ एक बच्ची और उसकी माँ इसराइलियों और अमरीकियों के हमले से अपने आप को बचा रहे हैं और ईरान के अंदर एक बेसमेंट में बैठे हैं। दोनों वीडियोस को हमने जोड़ा, ज़रा कंट्रास्ट देखिए। ये वीडियोस तारीख के वो हवाले हैं जो सबके गले पड़नी है, सबको याद करवाए जाएंगे जब ये डांस करने वाला नहीं होगा। साकिब बशीर साहब PTI की रिपोर्टिंग करते हैं और हुकूमत पर तनकीद करते हैं। आज उन्होंने इमरान खान की आँख के हवाले से मामले के ऊपर ट्वीट किया जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने गया, और उन्होंने रिजेक्ट कर दी ये दरख्वास्त कि जी इमरान खान को हॉस्पिटल में दाखिल किया जाए। आज साकिब बशीर ने बताया कि अलीमा खान ने आज अदालत के सामने वकला से मुख्तलिफ मौक़िफ़ अपनाया, जिस पर वकीलों और अलीमा का मुकालमा भी हुआ, फिर इसी वजह से मामला अदालत में लटक गया। जब कोई ये समझने लगे कि उसको दुनिया के हर मामले का पता है, अलीमा साहबा जैसे, तो फिर हालात ऐसे ही बनते हैं। अब आपके सामने है कि रिलीफ मिल सकता था, लेकिन अलीमा साहबा का ख्याल है कि वो वकला से बेहतर वकालत कर सकती हैं, तो नतीजा उन्होंने खुद ही निकाल लिया। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।